नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को बिल्कुल जड़ से समझने वाले हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लग सकती है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी आंखों से बहते हुए तो नहीं देख सकते हैं ना। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर फ्लो कैसे करती है और वो कौन से मैथमेटिकल नियम हैं जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप क्या होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लो का बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर ओम के नियम का डीप डाइव, उसके बाद एक माइक्रोस्कोपिक व्यू, फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ग्राफ, उसके बाद सिंपल रेजिस्टर्स के आगे की बातें, और आखिर में पावर और उसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। सेक्शन 1, इलेक्ट्रिक फ्लो का परिचय, जिसे हम एक बहुत ही आसान पानी के उदाहरण से समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के इन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझना तब काफ़ी आसान हो जाता है जब हम इन्हें किसी ऐसी चीज़ से जोड़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखती हो, जैसे कि पानी का बहाव। इस पानी के पाइप या होज को देखिए जिसके आगे एक नोजल लगा हुआ है। अगर पीछे से पानी का प्रेशर बिल्कुल एक जैसा रहे, लेकिन नोजल का मुंह थोड़ा छोटा या रिस्ट्रिक्टिव हो, तो जाहिर सी बात है कि वहां से पानी का बहाव यानी फ्लो रेट कम हो जाएगा। वहीं अगर नोजल बड़ा हो तो उसी प्रेशर पर ज्यादा पानी बहेगा, है ना। बिल्कुल सिंपल। और ये पानी वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से ये समझाता है कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स असल में काम कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पानी का प्रेशर बिल्कुल वोल्टेज की तरह है जो एक पुश या धक्का देने का काम करता है। पानी का फ्लो रेट हमारा करंट है, यानी बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा, और वो जो नोजल वाली रुकावट थी ना, वो रेजिस्टेंस है। तो सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा रुकावट होगी बहाव उतना ही कम होगा। सेक्शन 2, ओम का नियम और इसका गणितीय संबंध यानी मैथमेटिकल रिलेशनशिप। अब जबकि पानी के उदाहरण से बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, तो आइए उस मैथमेटिकल रूल की तरफ बढ़ते हैं जो इन तीनों वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के रिश्ते को डिफाइन करता है। इसे ओम का नियम या ओम्स लॉ कहते हैं। ये नियम बताता है कि किसी कंडक्टर के दो पॉइंट्स के बीच बहने वाला करंट उसके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस शर्त यह है कि तापमान ना बदले। वैसे इस बेहद जरूरी नियम को खोजने का पूरा क्रेडिट जर्मन भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ जॉर्ज साइमन ओम को जाता है। और ये नियम 3 बहुत ही बेसिक फॉर्मूलों में तब्दील हो जाता है। अगर हमें कोई एक वैल्यू नहीं पता तो बाकी दो की मदद से उसे आसानी से निकाला जा सकता है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि V का मतलब वोल्ट्स में वोल्टेज है, I है एम्पियर्स में करंट और R है ओम्स में रेजिस्टेंस। बस इन्हीं फॉर्मूलों को आगे पीछे करके किसी भी बेसिक सर्किट की पूरी कहानी समझी जा सकती है। अच्छा, अब एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर विचार करते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर बिल्कुल 0 ओम रेजिस्टेंस वाले एक तार को सीधे 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए। अगर मैथ्स के हिसाब से सोचें तो करंट होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब अगर रेजिस्टेंस 0 है तो मैथमेटिकल रूल के हिसाब से करंट तो इन्फिनिट यानी अनंत हो जाएगा। हालांकि असल जिंदगी में किसी भी तार का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो होता ही है, लेकिन फिर भी यही वजह है कि शॉर्ट सर्किट इतना खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें अचानक से बहुत ज्यादा करंट बहने लगता है। सेक्शन 3, माइक्रोस्कोपिक व्यू। आइए अब तार के अंदर झांक कर देखते हैं। बाहर से तो हमने वोल्टेज और करंट का रिलेशन देख लिया, लेकिन अगर बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो आखिर उस तार के अंदर चल क्या रहा है। चलिए इस चेन रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज उस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। फिर यह फील्ड नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाता है और उन्हें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ धकेलता है। इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं, जिससे उनकी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो वोल्टेज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स और तेजी से आगे भागते हैं और इस तेज बहाव का नतीजा ही हाई करंट होता है। सेक्शन 4, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को समझने के लिए डेटा का ग्राफ बनाना। देखिए, इन थ्योरीज को टेस्ट करने और साबित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है डेटा को विजुअलाइज करना। अब हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी का डेटा कभी परफेक्ट नहीं होता, उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव या नॉइज तो होता ही है। पर इस रियल वर्ल्ड डेटा टेबल को गौर से देखिए। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, सिर्फ नंबर्स की इस लिस्ट को देखकर इस पैटर्न की गहराई को समझना थोड़ा मुश्किल जरूर लग सकता है। लेकिन जैसे ही हम इस डेटा को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो एक बिल्कुल सीधी रेखा बनती है, एकदम स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन इस बात का पुख्ता सबूत है कि वोल्टेज और करंट के बीच एक लीनियर रिलेशन है। इन दोनों के बीच का जो अनुपात या रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है
और सच पूछिए तो यही कांस्टेंट आकर्षण ही उस सर्किट का रेजिस्टेंस कहलाता है। सेक्शन 5 सिंपल रेजिस्टर्स के आगे कुछ रियल वर्ल्ड एक्सेप्शंस की बात करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया सिर्फ इन सीधी लाइंस तक ही तो सीमित नहीं है ना। अब उन कंपोनेंट्स को देखते हैं जो इस आसान से लीनियर नियम को मानने से इनकार कर देते हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि रोशनी पैदा करने के दो अलग अलग तरीके आखिर रिएक्ट कैसे करते हैं। बाईं तरफ एक इनकंडेंसेंट बल्ब है जिसमें एक सुपरहीटेड फिलामेंट रोशनी देता है, और दाईं तरफ एक गैस डिस्चार्ज बल्ब है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स के बीच गैस मॉलिक्यूल्स के एक्साइटेशन से रोशनी बनती है। और ये दोनों ही हमारे नॉर्मल रेजिस्टर से बहुत अलग तरीके से बर्ताव करते हैं। इस गैस डिस्चार्ज बल्ब के ग्राफ को ही देख लीजिए। ये किसी भी एंगल से स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं लग रहा। यहाँ वोल्टेज और करंट का रिश्ता काफी कॉम्प्लेक्स है। ध्यान से देखिए, इसमें ग्लो और आर्क नाम के अलग अलग रीजन्स हैं जहां इनका बिहेवियर पूरी तरह बदल जाता है। यानी जब ये बल्ब काम कर रहा होता है तो इसका रेजिस्टेंस एक जैसा नहीं रहता, बल्कि नाटकीय रूप से बदलता रहता है। और इसी कॉम्प्लेक्स नेचर से एक बेहद चौंकाने वाला यानी काउंटर इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट सामने निकल कर आता है, जिसे नेगेटिव रेजिस्टेंस कहते हैं। ये एक ऐसी अजीब प्रॉपर्टी है जहां अगर किसी कंपोनेंट पर वोल्टेज बढ़ाया जाए तो उसमें से बहने वाला करंट बढ़ने के बजाय एक्चुअली कम होने लगता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन गैस डिस्चार्ज डिवाइस और कुछ सेमीकंडक्टर्स में ये बिल्कुल आम बात है। सेक्शन 6 पावर और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस यानी वास्तविक अनुप्रयोग। तो ओम के नियम और रेजिस्टेंस के इन तमाम पहलुओं को समझने के बाद अंतिम चरण में यह देखना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल पावर को आखिर कैलकुलेट कैसे किया जाए। पावर को वॉट्स में मापा जाता है और ये असल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ट्रांसफर होने की रफ्तार या रेट को बताता है। अगर जूल के नियम और ओम के नियम को मिला दिया जाए तो ये तीन मेन फॉर्मूले बनते हैं। सर्किट में जो भी वैल्यूज मौजूद हों उनके हिसाब से इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करके आसानी से पावर निकाली जा सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने वाली है, इन सर्किट्स और इनके एनालिसिस को सीखने का सबसे लाजवाब तरीका सिर्फ स्क्रीन पर नंबर्स देखना या किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि खुद प्रैक्टिकल करना है। आइए देखते हैं इसके स्टेप्स। सबसे पहले हम सर्किट का डायग्राम बनाते हैं, फिर उसे एक ब्रेडबोर्ड पर तैयार करते हैं। फॉर्मूले लगाकर देखते हैं कि मैथ्स क्या कहती है, और फिर असली टेस्ट इक्विपमेंट उठाकर मेजरमेंट्स लेते हैं। अगर थ्योरी और प्रैक्टिस में कोई फर्क आए तो गलती ढूंढकर उसे ठीक किया जाता है। यही असल लर्निंग है। और आज के इस एक्सप्लेनर को हम इस एक बेहद शानदार विचार के साथ खत्म करेंगे कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का जवाब खुद इलेक्ट्रॉन्स को ही देने दीजिए। सिर्फ टेक्स्ट बुक के आंसर्स पर निर्भर रहने के बजाय फिजिकल रियलिटी पर भरोसा करना चाहिए। खुद सर्किट्स बनाकर और ऑब्जर्व करके जो समझ बनती है वो उम्र भर याद रहती है। तो इस सेशन में बस इतना ही। सीखते रहिए और हाँ, प्रयोग करना बिल्कुल मत छोड़िए।